औद्योगिक क्रांति का तीसरा पार्ट है हमारा, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लौह उद्योग में नए क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस का आविष्कार हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे भाप की शक्ति के आविष्कार में जो परिवर्तन हुए, भाप की शक्ति का इंजन का किस किस ने आविष्कार किया था, वो सारे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये लास्ट 5वां पॉइंट रहेगा हमारा नवीन तकनीकी में परिवर्तन के साधनों में जो परिवर्तन हुए थे ना, नहरों का विकास जब कब हुआ था, कौन सा काल था नहरों विकास। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के 4 प्रमुख परिणाम कौन कौन से हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट ही हैं, आप देख सकते हो। ये औद्योगिक क्रांति जो एनसीईआरटी बुक में है, मैंने बताया था आपको कहाँ तक हमने नोट्स बनाए, ये सारे नोट्स में बता दूँ आपको, यहाँ तक हमने सारे बना दिए हैं। और वस्त्र उद्योग भी हमने बता दिया, नोट्स सारे बना दिए। वस्त्र उद्योग से ही क्रांति स्टार्ट हुई थी, औद्योगिक क्रांति। आज मैं आपको नोट्स यहाँ तक दूंगी और औद्योगिक क्रांति के पूरे नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। लौह उद्योग मैंने बता दिया अभी आपको। उसके बाद ये बता दिया मैंने नवीन तकनीकी, ये जो है ना नवीन तकनीकी परिवहन साधनों के जो परिवर्तन हुए थे वो, और एक दो कोई परिभाषा रहेगी वो, फिर ये परिणाम औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे थे, ये सारे परिणाम भी टॉपिक आज हो जाएगा पूरा। और ये एनसीईआरटी की बुक है, ये विश्व इतिहास एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम की बुक है, यहाँ से हमारा टॉपिक चल रहे हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं। तो पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए थे ना, वो मैं बता दूं। मानवतावाद का जनक पेट्रो को कहा जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। जो परीक्षा में प्रश्न आए थे ना वही दे रहे हैं। पुनर्जागरणकालीन 3 मूर्तिकारों के नाम बताइए, तो माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची है ना। क्या कौन कौन से चित्र बनाए थे, क्या क्या बताया था, वो सारे मैंने आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको सेकंड पार्ट है औद्योगिक क्रांति का पुनर्जागरण काल का, वहाँ के हैं। और 2 मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेंस सन किसे कहा गया, तो जॉन वाइक्लिफ थे, ये पुनर्जागरण कालीन के विद्वान थे। जॉन वाइक्लिफ थे, जॉन हेल्स था, मार्टिन लूथर था, उनके सब थे। मार्टिन लूथर द्वारा 3 परिपत्रों के नाम बताइए, तो वो मैं आपको सुना दूँ कि 3 पत्र कौन कौन से। यहाँ जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो जर्मन साम्यवाद वर्ग का संबोधन हुआ था, ईश्वर के चर्च में बेबीलोई कैद थी और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति, ये 3 उन्होंने परिपत्र जारी किए थे मार्टिन लूथर ने। ऑक्सबोर्ग आंदोलन की स्वीकृति क्या थी, तो पहले तो ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 1555 में, है ना। चार्ल्स था ना, उसका जो पुत्र था फर्डिनेंड था ना, उसके दोनों के बीच में हुई थी 1555 में। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि अपनी प्रजा को पंथ चुनने की स्वतंत्रता थी। और 1552 में ना पूर्व प्रोटेस्टेंट और चर्च की जो संपत्ति छीनी गई थी उसको मान्यता दे दी गई थी। फिर लूथरवाद तो था ही था, उसके बाद कैथोलिक थे ना, जहाँ कैथोलिक धर्म है वहाँ लूथरवादी लूथरवाद मत है ना, उसको परिवर्तन करने को बाध्य नहीं किया जाएगा। कैथोलिक है तो उनको कैथोलिक ही रहना दिया जाए, वहाँ लूथरवाद का यानी कि वहाँ आपको संबोधन नहीं करना होगा और उस पर दबाव नहीं डालना होगा कि आप लूथरवाद को अपनाएं। और कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्ट मत स्वीकार करने का अपना त्याग पत्र त्यागना होगा, कि जो प्रोटेस्टवाद है उसको नहीं स्वीकार सकते थे। तो ये सब कुछ 3-4 पॉइंट थे। उनकी फर्डिनेंड और उसका फर्डिनेंड है ना, उसका पिता था चार्ल्स, उससे कोई सत्ता संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र था फर्डिनेंड को अपना सारी सत्ता दे दी थी। तो ये ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 1555 में। फिर प्रश्न है कि जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो ये हमको पता है इंग्लैंड में हुई थी। जबकि पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, पुनर्जागरण इटली में हुआ था, है ना। सर्वप्रथम किन्हीं 2 जो कृषि के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए थे ना, ये परीक्षा में भी आया हुआ था, वही लिखे मैंने। बाकी जितने आविष्कार हुए वो आप मेरे वीडियो देख लेना, वहाँ सारे डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो ड्रिल मशीन है ना, उसको जेथरो टल ने आविष्कार किया था। और फसल चक्र का टाउनशेंड ने दिया था। और वॉन लीविन है ना, उसने उर्वरक बनाई थी, खाद बनाई थी, जिससे उत्पादन अच्छा हो सके। और जो उसने पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, उन सब की अधिकता कैसे बढ़ा दी जाए, और जब मिट्टी को उपजाऊ कैसे बना दी जाए। खाद किस उन्होंने बनाई थी, खाद बनाई थी उर्वरक खाद। और विटन था, उसने अनाज और भूसा अलग करने की मशीन बनाई थी विटन ने। तो ये 3-4 मैंने इंपोर्टेंट बता दी। बाकी आप कृषि जो मैंने पढ़ाया ना, कृषि पढ़ाया है मैंने आपको, उद्योग पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है। फिर अभी लौह उद्योग चलेगा और वस्त्र उद्योग भी पढ़ाया है। तो पूरा डिटेल से देखना किस किस में कहाँ कहाँ किसकी स्थापना हुई और किस किस मशीन को किस किस ने बनाया था। तो लौह उद्योग में क्या नए परिवर्तन कौन कौन से हुए थे, नई नई मशीन बनाने के लिए लोहे की मांग बढ़ी। अब पुरानी पद्धति से इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। यही पुरानी पद्धति श्रम साध्य एवं महंगी थी। अतः लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। लोहा और अयस्क दोनों को अलग करने की खोज की जाने लगी थी। लोहा और खनिज सर्वाधिक मात्रा में इंग्लैंड को
अमेरिका से मिला था, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड के पास पूंजी कहाँ से आती थी, धन कहाँ से आता था, क्योंकि ये उपनिवेशवाद था। उन्होंने हर देश को गुलाम बनाया हुआ था। अमेरिका भी गुलाम था, भारत भी गुलाम था। भारत से इनको कच्चा माल मिल जाता था, अफ्रीका से इनको दांस मिल जाते थे, और अमेरिका से उसको खनिज पदार्थ मिल जाते थे, और जिससे इसकी ये अपनी आर्थिक स्थिति थी ना, मजबूत थी इसके पास। और फिर 1709 में क्या हुआ, 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया। सर्वप्रथम कोक यानी पत्थर का कोयला होता है, उसे कोक कहते हैं, का प्रयोग किया गया जिसमें लोहा इसको पिघलाने व साफ करने का कार्य सुगम हो गया। तो पहले कोक का प्रयोग किया गया, और किसने किया था, अब्राहम डर्बी ने। 1709 में दमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था, अब्राहम डर्बी ने। इस आविष्कार ने धातु कर्म उद्योग को क्रांति दे दी गई थी। उसके बाद आप देखोगे तो द्वितीय डर्बी था ना, उसने 1711 से 68 तक में ढलवा लोहे को पिटवा लोहे का विकास किया गया। तो ढलवा लोहे और पिटवा लोहे का आविष्कार किसने किया था, द्वितीय डर्बी ने किया था। तो हेनरी कोट 1740 से 1823 में सैडोलन भट्टी की ऐसी विधि का आविष्कार किया जिसके शुद्ध और अच्छा लोहा बनाया जा सके, जिसके द्वारा शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने का जो संभव हुआ वो किसके द्वारा, सैडोलन भट्टी द्वारा। ये हेनरी कोट ने की थी। और दमन भट्टी का आविष्कार अब्राहम डर्बी ने किया था। और पिटवा लोहे और ढलवा लोहे को अलग करने का द्वितीय डर्बी ने किया था, है ना। उसके बाद किसने किया था, हेनरी कोट ने सैडोलन भट्टी का आविष्कार किया जिसके द्वारा अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। लोहे से बनी वस्तुएं मशीनों में काफ़ी वजनदार होती थी और उसके जंग भी लग जाता था। इसी समस्या के छुटकारा दिलाने के लिए इस्पात की खोज हुई। भाई लोहे की जो भी वस्तु होगी उस पर जंग तो लगता ही है, तो उसकी खोज इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस्पात की खोज की गई। इस्पात बनाने के लिए लोहे को शुद्ध करके उसमें कुछ मात्रा में कार्बन और मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों को तैयार किया जाता था, जो अपेक्षाकृत हल्का और मजबूत, जंगरोधी और लचकदार होता था। ये सब पहले बाद में प्रयोग किया गया क्योंकि उस पर जंग ना लगे। 1856 में से पूर्व इस्पात बनाने की विधि काफ़ी महंगी थी। 1856 से पूर्व हेनरी बेसमेयर ने इस्पात बनाने की एक विधि को खोजा जिसमें जल्दी और सस्ता इस्पात तैयार होने लगा। यह प्रक्रिया बेसमेयर प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। बेसमेयर प्रक्रिया किसने की थी, हेनरी बेसमेयर ने की थी, जिससे इस्पात है ना, जो लोहा जो जंग ना लगे उसकी प्रक्रिया को सस्ता और जल्दी और सस्ता बनाने की प्रक्रिया उन्होंने खोज की थी। उसके बाद इस विधि को हल्का ढलवा लोहे से सीधा स्तंभ इस्पात बनाने किया जाता था। और ब्रिटेन में लौह अयस्क उद्योग इतना परिवर्तन हुआ कि 1800 से 1830 के बीच में लौह उत्पादन को चौगुना कर दिया गया। 1800 से 1830 के मध्य 1820 में जहां 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन आप देख सकते हो। 1820 में जहां 1 टन ढलवा लोहे बनाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता होती थी, वहीं 1850 में आते आते यह 2 टन तक की ही रह गया। 2 टन ही जरूरत पड़ रही थी अभी कोयले की जब लोहा बनाने के लिए। अब ये चौथा कारण है भाप की शक्ति से आविष्कार में परिवर्तन। जब नई मशीन की खोज हुई तो उन्हें चलाने के लिए शक्ति के नए स्रोतों की आवश्यकता हुई। अभी तक जल और पवन शक्ति का उपयोग किया जाता था, लेकिन इसकी सीमाएं भी थी। उसके बाद अब देखेंगे भाप। अब हम पढ़ेंगे भाप शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। भाप शक्ति का क्यों, खानों में पानी भरने की गंभीर समस्या थी। बरसात जब होती थी ना, तो खान होती थी ना, पत्थरों की माइंस वगैरह जितनी भी होती थी, तो वो ज़मीन के नीचे चली जाती थी, जहाँ खड्डे बन जाते थे। तो जहाँ पानी, फिर बरसात होती थी वहाँ पानी भर जाता था। तो पानी भरने से खनन उद्योग बंद हो जाता था, कार्य बंद हो जाता था, श्रमिक नहीं आ पाते थे क्योंकि पानी की वजह से माल नहीं निकाला जा सकता था, जिस वजह से उन्होंने भाप शक्ति का प्रयोग किया। और 1712 में थॉमसन न्यूकॉम्ब ने एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया। 1712 में थॉमसन न्यूकॉम्ब ने एक वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, किंतु इस इंजन में ऊर्जा खपत अधिक थी, गहराई की पानी निकालना संभव नहीं था। अधिक गहराई थी, यानी कि इस इंजन में ऊर्जा खपत अधिक थी तथा गहराई भी अधिक थी, और गहराई से पानी भी नहीं निकालना संभव नहीं था। इसलिए जेम्स वाट ने 1769 में न्यूकॉम्ब के वाष्प इंजन के दोषों को दूर कर कम खर्चीला और अधिक उपयोगी वाष्प इंजन बनाया, जिससे कारखानों में शक्ति चालित ऊर्जा मिलने लगी। ये सब इन्होंने जेम्स वाट ने बाद में दूसरी बार बनाया था, पहले थॉमसन न्यूकॉम्ब ने बनाया था।
अब ये लास्ट है नवीन तकनीकी परिवहनों में। अब परिवहनों में साधनों में परिवर्तन क्या क्या हुआ था, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद इसके परिणाम होंगे और ये आज हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति। बढ़ते व्यापार तथा उद्योगों के कारण परिवहन साधनों में सुधार की आवश्यकता हुई। परिवर्तन आसान व सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी जॉन लूडो मकाडम कौन थे, स्कॉटलैंड के वासी थे जॉन लूडो मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिससे सड़क को निचले भाग में भारी पत्थरों की परत और उसके बाद उसके छोटे छोटे पत्थरों की परत, उसके बाद मिट्टी के गारे से सख्त सतह बना दी जाती थी। स्कॉटलैंड वासी जो था ना, उसने सड़क निर्माण का कार्य किया था। उसने पहले क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर लगाए, उसके बाद छोटी छोटी कंकरी होती है ना, उसको लगाया, उसके बाद ऊपर मिट्टी का गारा बना के उसको क्या किया, सड़क बनाने का कार्य जो नवीन खोज थी। ऐसे उन्होंने पहले सड़क बनाई, पहले जैसे कि बड़े बड़े पत्थर लगाए, ऐसे बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद छोटी छोटी कंकरी, उसके बाद मिट्टी का गारा बना के सड़क बनाने का जो कार्य किया था उन्होंने, किन्होंने किया था, जॉन लूडो ने किया था। ऐसे आप देख सकते हो ये सड़कें है, तो ये मैं सड़क का बता रही हूँ। ऐसे ऐसे उन्होंने पहले सड़क निर्माण कार्य किया था। जितनी सड़क मजबूत होगी तो परिवहन के साधन भी अच्छे होंगे। ऐसी सड़क बनाई थी उन्होंने। सड़क बनाने से क्या हुआ, भारी सामान के परिवहन को सस्ता करने के लिए ब्रिटेन ने नहरों का निर्माण भी करवाया था। इंग्लैंड ने प्रथम नहर किसने बनाई थी, प्रथम नहर, ये सख्त जो मैंने बताया सड़क का निर्माण तो किया था जॉन लूडो ने किया। अब हम देखते हैं नहरों को, जो परिवहन को जो सस्ता बनाने का जो कार्य किया ना, प्रथम नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स, ये क्या नाम है इसका, जेम्स ब्रिडली द्वारा बनाई गई थी। इंग्लैंड में इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया, माल है ना ढोने का खर्चा ना वो आधा रह गया था। अब माल को आराम से वहाँ ले जाया जा सकता था। तो ये जॉन ब्रिडली थी ना, कौन थे, कैनाल किसने बनाई थी, प्रथम नहर वर्सली कैनाल किसने बनाई थी, 1761 में जॉन ब्रिडली ने। और माल ढोने का जो खर्चा आधा रह गया। 1788 से 1796 के बीच तक का जो काल था उसे क्या कहते हैं, नेहरू उन्माद काल के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में 46 परियोजनाओं में हाथ में ली गई थी और उसका कार्य पूरा किया गया था 1788 से 1796 के बीच में, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1869 में कौन था, फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद द लेस्प कौन था, लेस्प ने स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है का निर्माण करवाया, जिससे यूरोप और भारत के मध्य दूरी 1/3 कम हो गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बताया था कि फर्दिनांद लेस्पेस का संबंध है। एनसीईआरटी के लास्ट पार्ट में ये प्रश्न भी दिया हुआ था, उसका आंसर मैंने अभी शायद नहीं बताया, आपको पता नहीं बताया होगा। भाप से चलने वाली जो रेल इंजन है ना, उसको स्टीफेंस का रॉकेट, ये फर्स्ट ग्रेड में ये भी आया हुआ है। ये सब मैं पॉइंट वही लिखवा रही हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका है इनका, तो क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो भाप से चलने वाले रेल इंजन स्टीफेंस का रॉकेट 1814 में बना। इसी के साथ रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। ये मैंने सारा बता दिया अभी आपको, इम्पोर्टेंट सारा बता दिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल अर्थात फुफकारने वाला दानव कहते हैं। यह परीक्षा में अब की बार आ सकता है क्योंकि बाकी सब आ चुके हैं। तो 1861 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल अर्थात फुफकारने वाला दानव कहते हैं का आविष्कार किया था। 1814 में रेलवे इंजीनियरिंग जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन बनाया जिसे बल्चर कहा गया और यह इंजन 30 टन वजन को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी पर ले जा सकता था। इतना जो शक्तिशाली था ये इंजन। इसका आविष्कार स्टीफेन ने किया था, जॉर्ज स्टीफेन ने, जिसे बल्चर कहा गया। बल्चर क्या था, रेल इंजन था। 1814 में उसको बनाया था जॉर्ज स्टीफेन ने। और पंपिंग डेविल अर्थात फुफकारने वाला दानव था ना, उसका रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन बनाया था। ये भी इंजन ही है एक। तो रेलगाड़ी का सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया था। तो पहला सर्वप्रथम रेल इंजन 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच में 9 मील लंबा था, ये रेल मार्ग बनाया था। फिर 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर 1830 में, है ना, ये 1825 है और ये 1830 में को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। किसको, लिवरपूल और मैनचेस्टर को। रेल के आविष्कार में कोयला, लोहा और अन्य औद्योगिक उत्पादनों
को कम समय में और कम खर्च में लाना और ले जाना संभव बना दिया। तो अब ये परिवहन के साधनों का मैंने बता दिया। और सबसे कम खर्च वाला जो परिवहन का साधन है वो कौन सा है? जल परिवहन है। ये सबसे सस्ता रेल मार्ग है जो चलने फिरने में कम खर्चा आता है इसके अंदर। फिर है विल्डूरा ने एक लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिभाषा एनसीईआरटी में ही दी हुई है। मानव इतिहास ने 2 प्रसिद्ध क्रांतियाँ हुई थी जिन्होंने मानव इतिहास में सर्वाधिक प्रभावित किया। एक तो जब मनुष्य ने पाषाण युग में आखेट छोड़कर कृषि को प्रारंभ किया। दूसरी बार जब 18वीं शताब्दी में मनुष्य ने कृषि छोड़कर उद्योग को पेशा बनाया। ये 2 इन्होंने विल्डूरा ने परिभाषा थी। औद्योगिक क्रांति के 4 प्रमुख परिणाम। औद्योगिक क्रांति के 4 प्रमुख परिणाम कौन कौन से थे? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक। आर्थिक परिणाम में उत्पादन और वाणिज्यवाद में असाधारण वृद्धि हुई। आर्थिक परिणाम से क्या हुआ? उद्योगों का जो विकास हुआ तो आपके पास उत्पादन भी बढ़ेगा और वाणिज्यवाद व्यापार भी बढ़ेगा। फिर आर्थिक संतुलन, नगरों का विकास होगा क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण से गांवों से शहरों की ओर जाएंगे। कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया कि बड़े बड़े उद्योग लग गए थे, अब कुटीर उद्योगों की जरूरत नहीं रही थी। बैंक और मुद्रा का विकास होगा, जब पैसे आ जाएंगे तो उसका भी विकास होगा। और राष्ट्रीय बाजारों का संरक्षण, औद्योगिक पूंजीवाद का भी विकास होगा। फिर सामाजिक विकास के क्या परिणाम हुए? समाज में क्या हुआ? नैतिक मूल्यों में गिरावट हुई। संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ। बड़े परिवार थे वो छोटे परिवारों में विघटन हो गए। रोजगार की तलाश में एक दूसरे स्थान से जाने लगे। नैतिक मूल्यों में बड़े छोटे वगैरह जितने भी सामाजिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उसमें गिरावट होगी ही। और नए सामाजिक वर्ग का उदय हो गया। मजदूर वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, और जितने भी वर्ग हो गए ना वो सब मजदूर वर्ग जो अलग अलग वर्ग बन गए थे। मानवीय संबंधों में गिरावट हो गई थी। जो अनुभाविक या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या पारिवारिक संबंध होते हैं उसमें बहुत गिरावट हो गई थी। वो पैसों के बराबर या पूंजीवाद को बराबर समझने लगे थे। अब वो मान सम्मान जितना नहीं रहा जितना पहले था। गंदी बस्तियों की समस्या हो गई। नई संस्कृति का जन्म हुआ। जनसंख्या तो वृद्धि होगी, जो रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर जाएंगे। जब उद्योग होगा तो नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। अब राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए? राजनीति में लोकतंत्र की मांग रखी जाने लगी। अब जनता में होगी, राजा का शासन समाप्त होगा। अब आम जनता प्रजा शासन अपने हाथ में ही लेगी। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई। मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उदय हो गया। श्रमिक आंदोलन का उदय हो गया। श्रमिक आंदोलन करेंगे उद्योगों में जब कार्य होगा तो वहाँ मांग और पूर्ति, उत्पादन की दृष्टि से या आपकी जो सैलरी है उसी की वजह से या आपके कार्य की वजह से आपको आंदोलन तो करना ही होगा। वैचारिक परिवर्तन, आर्थिक उदारवाद का स्वागत और समाजवाद का उदय हुआ। तो ये सारे परिणाम थे, आप इसको देख सकते हो पूरा डिटेल से। मैंने आज औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो गई है। और लेस्पेस का जो मैंने कहा था उसने सुएज नहर की खोज की थी, ये पर्सन याद रखना, फ्रांसीसी था वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट पार्ट में आपको